नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। सरकार ने कहा, देश के 146 जिलों में कोरोना संक्रमण दर 15% से अधिक होना चिंता का प्रमुख कारण। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आश्वासन दिया कि केंद्र और राज्य सरकारें कोविड की स्थिति से निपटने और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए मिलकर काम कर रही हैं। स्वदेशी कोवैक्सीन को परीक्षण के तीसरे चरण में गंभीर कोविड मरीजों पर 100% प्रभावी पाया गया। कुल मिलाकर कोवैक्सीन 78% प्रभावी। महाराष्ट्र के नासिक में कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन के टैंक में रिसाव होने से 22 रोगियों की मौत। उत्तर प्रदेश और असम के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार ने भी 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को निःशुल्क कोविड वैक्सीन लगाने की घोषणा की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्य के लिए ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने के लिए केंद्र की सराहना की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के छठे चरण में कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जलवायु परिवर्तन पर शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वर्ष 2020-2021 के दौरान भारत के कृषि और संबंधित उत्पादों के निर्यात में 18.49% की वृद्धि। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को हराया। मुंबई में कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी। समाचार संध्या में मुकेश कुमार के साथ मैं रवि कपूर। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस समय देश में 146 जिलों में कोरोना संक्रमण दर 15% से अधिक है, जो चिंता का प्रमुख कारण है। सरकार इन जिलों में स्थिति को नियंत्रण करने पर ध्यान दे रही है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें महामारी से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से मृत्यु दर में कमी आई है और वर्तमान में ये 1.17% है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि 5 राज्यों में कोविड मरीजों की संख्या 1 लाख से अधिक है। महाराष्ट्र में 6,85,000, उत्तर प्रदेश में 2,23,000, कर्नाटक में 1,59,000, छत्तीसगढ़ में 1,25,000 और केरला में 1,18,000 केसेस हैं। ये राज्य ऐसे हैं जिनके साथ भारत सरकार और राज्य सरकारें मिलकर इन राज्यों में अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और दवाइयों की उपलब्धता, साथ ही साथ अन्य आधारभूत संरचनाओं को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, इस पर मिलकर प्रयास हो रहा है। बिस्तरों की उपलब्धता के बारे में श्री भूषण ने बताया कि दिल्ली में केंद्र सरकार के अस्पतालों में बिस्तरों की कुल संख्या बढ़ाकर 2,105 कर दी गई है। 20 अप्रैल को भारत सरकार के अस्पताल हैं, इनमें 2,105 बेड बढ़ा दिए गए, 1,875 ऑक्सीजन के बेड और 230 आईसीयू के बेड। आने वाले दिनों में हम 164 ऑक्सीजन बेड और 122 आईसीयू बेड जोड़ रहे हैं। ये अगले 2 सप्ताहों में जुड़ जाएंगे। श्री भूषण ने कहा कि रेलवे ने भी शकूर, बस्ती और आनंद विहार स्टेशनों पर रेल डिब्बों में 1,200 बेड की व्यवस्था की है। श्री भूषण ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने धौलाकुआं में अपना क्षेत्रीय अस्पताल शुरू किया है, जिसमें 250 बेड पहले से ही उपलब्ध हैं। 250 और बेड कल से मरीजों के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। टीकाकरण के बारे में स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि देश में अब तक 13 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि 87% स्वास्थ्यकर्मियों को पहला टीका और 80% को दूसरा टीका लगाया जा चुका है। टीकाकरण के बाद संक्रमित होने के मुद्दे पर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि कोवैक्सीन के 1 करोड़ 10 लाख टीके लगाए गए हैं। 93 लाख से अधिक लोगों ने पहला टीका लगवाया और इनमें से 4,208 लोगों में संक्रमण पाया गया, जो कुल संख्या का मात्र 0.04% है। 17 लाख लोगों को कोवैक्सीन का दूसरा टीका लगाया गया।
टीकाकरण के बाद इनमें से मात्र 695 लोग ही संक्रमित हुए, जो कि बहुत कम संख्या है। डॉक्टर भार्गव ने बताया कि कोविशील्ड टीके की 11 करोड़ 60 लाख खुराक दी गई हैं। 10 करोड़ लोगों को ये टीका पहली बार लगाया गया, जिनमें से करीब 17,000 व्यक्ति संक्रमित हुए, जो कुल संख्या का मात्र 0.02% है। दूसरी बार कोविशील्ड टीका लगवाने वालों में केवल 0.03% लोग ही संक्रमित हुए। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से विकसित किए जा रहे कोविड-19 के घरेलू टीके बायोलॉजिकल ई के पहले और दूसरे चरण के परीक्षण पूरे हो गए हैं और तीसरे चरण का परीक्षण शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस टीके के अगस्त महीने में उपलब्ध होने की उम्मीद है। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि घर या अस्पताल में संगरोध में रह रहे अधिकांश लोगों को वास्तव में किसी विशिष्ट उपचार की जरूरत नहीं है, लेकिन उनमें घबराहट है। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण वाले केवल कुछ प्रतिशत लोगों को ही रेमडेसिविर दवा की आवश्यकता होती है। डॉक्टर गुलेरिया ने यह भी कहा कि रेमडेसिविर कोविड उपचार के लिए कोई चमत्कार करने वाली दवा नहीं है। Only a small percentage which will require drugs like remdesivir, and there is no data which suggests that remdesivir taken in mild disease will save lives or will have any benefit. The data for remdesivir does not show that it actually decreases mortality. It only has been shown to decrease hospital stay, and the large study done by WHO, the recovery trial, was a negative study. It did not show any role of remdesivir. Therefore, don't consider this to be a magic bullet. It is something that we need to keep in mind. डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि देश में ऑक्सीजन की आवश्यकता वाले मरीजों की संख्या और ऑक्सीजन की आपूर्ति में पर्याप्त संतुलन है। एम्स के निदेशक ने कहा कि 85% से अधिक लोग बिना किसी विशिष्ट उपचार के ठीक हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोगों में गले में खराश और जुकाम जैसे लक्षण होते हैं और ये लक्षण 5 से 7 दिन में उपचार से ठीक हो सकते हैं। मेदांता अस्पताल के अध्यक्ष डॉक्टर नरेश त्रिहन ने कहा कि कोविड मामलों में कम प्रतिशत लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अस्पताल के बेड सभी मरीजों को उनकी स्थिति के अनुसार विवेकपूर्ण तरीके से दिए जाने चाहिए। भारत ने कोविड महामारी से लड़ाई में एक और उपलब्धि हासिल की है। कोविड जांच की संख्या आज 27 करोड़ से अधिक हो गई। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा कि देश भर में अब तक 27 करोड़ 10 लाख से अधिक कोविड जांच की गई हैं। कल 16,39,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को कुल मिलाकर कोविड रोगियों पर 78% प्रभावी पाया गया है। गंभीर कोविड मरीजों में कोवैक्सीन 60% प्रभावी रही है। भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने आज कोवैक्सीन परीक्षण के तीसरे चरण के अंतरिम परिणामों की घोषणा की। भारत बायोटेक ने कहा है कि दूसरे अंतिम परिणामों में कोवैक्सीन को गंभीर कोविड रोगियों में बहुत प्रभावी पाया गया था। हाल ही में संक्रमण में वृद्धि के कारण हल्के, मध्यम और गंभीर कोविड मरीजों में कोवैक्सीन 78% प्रभावी रही। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अध्ययन में पता चला है कि स्वदेश निर्मित कोवैक्सीन वायरस के डबल म्यूटेंट स्ट्रेन से निपटने के लिए भी प्रभावी है। भारत के कुछ क्षेत्रों और कई अन्य देशों में पाए गए डबल म्यूटेंट स्ट्रेन SARS-CoV-2 के प्रति इसे प्रभावी पाया गया। राष्ट्रीय वायरोलॉजी संस्थान ने बताया कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन में ब्रिटेन और ब्राजील के वायरस को निष्प्रभावी करने की क्षमता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने राज्य सरकारों और देश के निजी अस्पतालों के लिए कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत की घोषणा कर दी है। राज्य सरकारों को एक वैक्सीन के लिए 400 रुपए और निजी अस्पतालों को 600 रुपए देने होंगे।
भारत में कोविशील्ड वैक्सीन की निर्माता कंपनी ने देश में टीकाकरण अभियान को तेज करने के लिए केंद्र की हाल की छूट के मद्देनजर ये घोषणा की है। नए प्रावधानों के तहत वैक्सीन निर्माता और आपूर्तिकर्ता अपनी कोविड वैक्सीन का 50% केंद्र को और 50% राज्य सरकारों तथा खुले बाजार में निजी अस्पतालों को बेचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि फार्मा सेक्टर कोविड वैक्सीन पर लगातार काम कर रहा है। कल शाम राष्ट्र को संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि भारत में बने 2 टीकों से विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण शुरू किया गया। फार्मा क्षेत्र वैक्सीन और दवाओं के निर्माण में लगा है। जैसे ही कोरोना के केस बढ़े, देश के फार्मा सेक्टर ने दवाइयों का उत्पादन और बढ़ा दिया है। जनवरी फरवरी की तुलना में देश में कई गुना ज्यादा दवाइयों का प्रोडक्शन हो रहा है। इसे अभी और तेज किया जा रहा है। मेरी देश की फार्मा इंडस्ट्री के जो प्रमुख लोग हैं, उसके जो एक्सपर्ट लोग हैं, उनसे बहुत लंबी चर्चा हुई है। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हर तरीके से दवाई कंपनियां की मदद ली जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैज्ञानिकों ने बहुत कम समय में देशवासियों के लिए टीके विकसित किए हैं और हमारे टीके भारत की कोल्ड चेन प्रणाली के अनुकूल हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश को संकल्प, साहस और तैयारी के साथ कोरोना की दूसरी लहर का सामना करना होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए छोटे कंटेनमेंट जोन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम अर्थव्यवस्था के साथ साथ देशवासियों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से कहा कि वे श्रमिकों से आग्रह करें कि वे जहां हैं वहीं पर रहें। वैक्सीनेशन को 18 वर्ष की आयु के ऊपर के लोगों के लिए ओपन करने से शहरों में जो हमारे वर्कफोर्स है, उसे तेजी से वैक्सीन उपलब्ध होगी। राज्यों और केंद्र सरकार के प्रयासों से श्रमिकों को भी तेजी से वैक्सीन मिलने लगेगी। मेरा राज्य प्रशासन से आग्रह है कि वो श्रमिकों का भरोसा जगाए रखे। उनसे आग्रह करें कि वो जहां है वहीं रहे। राज्यों द्वारा दिया गया ये भरोसा उनकी बहुत मदद करेगा कि वो जिस शहर में है वहीं पर अगले कुछ दिनों में वैक्सीन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने युवाओं से समितियों का गठन करने और अपने अपने क्षेत्रों में कोविड प्रशासनिक उपायों में मदद देने का आह्वान किया ताकि कंटेनमेंट या लॉकडाउन की कोई आवश्यकता न पड़े। हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। हम अपनी अर्थव्यवस्था की सेहत भी सुधारेंगे और देशवासियों की सेहत का भी ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र में नासिक के कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन लीक होने के कारण 22 मरीजों की मृत्यु हो गई है। ये सभी रोगी वेंटिलेटर पर थे। ये अस्पताल नासिक नगर निगम और ऑक्सीजन टैंक प्राइवेट कंपनी संचालित कर रही है। ऑक्सीजन दोपहर करीब 12 बजे लीक हुई। महाराष्ट्र सरकार ने इस हादसे में प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कराने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मृतकों के शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन लीक होने के कारण मरीजों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी इस घटना पर शोक व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। सरकार ने कहा, देश के 146 जिलों में कोरोना संक्रमण दर 15% से अधिक होना चिंता का प्रमुख कारण। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आश्वासन दिया कि केंद्र और राज्य सरकारें कोविड की स्थिति से निपटने और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए मिलकर काम कर रही हैं। स्वदेशी कोवैक्सीन को परीक्षण के तीसरे चरण में गंभीर कोविड मरीजों पर 100% प्रभावी पाया गया। कुल मिलाकर कोवैक्सीन 78% प्रभावी। महाराष्ट्र के नासिक में कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन के टैंक में रिसाव होने से 22 रोगियों की मौत। उत्तर प्रदेश और असम के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार ने भी 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को निःशुल्क कोविड वैक्सीन लगाने की घोषणा की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्य के लिए ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने के लिए केंद्र की सराहना की।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के छठे चरण में कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर कल जलवायु परिवर्तन पर आयोजित शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्ष 2020-2021 के दौरान भारत के कृषि और संबंधित उत्पादों के निर्यात में 18.49% की वृद्धि और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को हराया। मुंबई में कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त कोविड टीका लगाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल ने 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों का टीकाकरण शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया है कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से टीकाकरण कार्यक्रम आगे बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के फैसले से बेहतर कोविड प्रबंधन और कोरोना संक्रमण को हराने में मदद मिलेगी। असम सरकार ने 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों के लिए निःशुल्क टीका लगाने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया है कि केंद्र सरकार 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को निःशुल्क वैक्सीन दे रही है। असम में पिछले 24 घंटों के दौरान 1651 लोग संक्रमित हुए, जबकि 3 लोग इस महामारी का शिकार हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सभी उपायुक्तों को कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया कि वे कोविड-19 को रोकने के लिए उचित कदम उठाएं। श्री सोनोवाल ने ये भी कहा कि संवेदनशील जगहों पर टेस्ट की संख्या बढ़ाया जाए। स्वास्थ्य मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने घोषणा की कि अन्य प्रदेशों से आने वाले सभी हवाई यात्रियों को 7 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में रहना होगा। उन्होंने कहा कि गुवाहाटी में निजी होटलों में एसिम्प्टोमेटिक व्यक्तियों को रखने की व्यवस्था की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने साथ में ये भी कहा कि गुवाहाटी के धीरेनपरा मैटरनिटी अस्पताल को अब से कोविड हॉस्पिटल के रूप में घोषणा किया गया है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। मध्य प्रदेश सरकार ने आज घोषणा की कि 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों का मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कहा था कि सरकार और समाज के सहयोग से ही संभव हो पाएगा। इस बीच राज्य में पिछले 24 घंटों में 12,727 लोग संक्रमित हुए हैं और 77 लोगों की मृत्यु हुई है। एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में संक्रमितों की कुल संख्या 4,33,704 हो गई है। अब यहां कोरोना के सक्रिय प्रकरण बढ़कर 78,271 हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार नए मामलों में इंदौर में 1,753, भोपाल में 1,694, जबलपुर में 874 और ग्वालियर में 1,061 मरीज मिले हैं। प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना के प्रकरण सामने आए हैं। राज्य में अब तक 3,50,720 कोरोना मरीज इस बीमारी को मात देकर अपने घर पहुंच चुके हैं। इनमें 8,937 मरीज बीते 24 घंटों में स्वस्थ हुए हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को कोविड का टीका मुफ्त लगाने की घोषणा की है। उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार से पर्याप्त संख्या में राज्य को टीके उपलब्ध कराने की अपील की है। एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने कहा कि 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को निःशुल्क दिए जाने वाले टीके का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। श्री बघेल ने कहा कि राज्य सरकार सभी प्रदेशवासियों को कोविड से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार ने दिल्ली में ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए कोटा बढ़ा दिया है। ये फैसला बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए लिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के इस कदम का स्वागत किया है और इसके लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 6,542 लोग संक्रमित हुए। इस दौरान कोविड और अन्य बीमारियों से ग्रस्त 20 और लोगों ने दम तोड़ दिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में अब तक कुल 1,876 लोगों की संक्रमण से मृत्यु हो चुकी है।
एक तरफ कल शाम से पूरे राज्य में रात की कर्फ्यू लागू हुआ है। राज्य के 33 जिलों में से अधिकांश जिलों ने पिछले 24 घंटों में 100 से ज्यादा कोविड केसेस दर्ज किया है। कोविड फैलने से रोकने के लिए अमल में लाए हुए कर्फ्यू की वजह से कार्यालय और दुकानों को जल्दी बंद करने और लोगों को जागरूकता देने में पुलिस ने कल रात काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इस बीच सिनेमा प्रदर्शन पर राज्य सरकार ने लागू किया प्रतिबंधों के लेकर सिनेमा ओनर्स एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि सारे प्रदर्शनों को रोकने के लिए। आकाशवाणी समाचार के लिए हैदराबाद से लक्ष्मी। सरकार ने मीडिया की इन खबरों को तथ्यहीन बताया है कि इस वर्ष जनवरी में देश से ऑक्सीजन का निर्यात बढ़कर 700% से अधिक हो गया था। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने कहा है कि मीडिया खबरों में उद्योगों में इस्तेमाल होने वाली ऑक्सीजन को गलती से चिकित्सा में उपयोग की जाने वाली ऑक्सीजन का निर्यात बताया गया। पिछले वित्त वर्ष में मेडिकल ऑक्सीजन का वार्षिक निर्यात 0.4% से भी कम था और वर्तमान में इस ऑक्सीजन का कोई निर्यात नहीं किया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कोविड-19 पर हिंदी और अंग्रेजी में एक विशेष फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स अस्पताल के डॉक्टर बलबीर सिंह इस चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-11-5767 और लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में कल छठे चरण का मतदान होगा। राज्य की 294 विधानसभा सीटों में से 180 सीटों पर मतदान पहले ही संपन्न हो चुका है। इस चरण के 43 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान के लिए 10,897 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 306 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। मतदान कल सवेरे 7 बजे शुरू होगा और शाम 6:30 बजे तक चलेगा। भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस सभी 43 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं, जबकि कांग्रेस ने 12 और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 23 उम्मीदवारों को खड़ा किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। उत्तर दिनाजपुर में 9, पूर्व बर्धमान में 8, नाडिया में 9 और उत्तर 24 परगना में 17 विधानसभा सीटें हैं। इस चरण में मुख्य स्पर्धा बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय और टीएमसी के कौशानी मुखर्जी, कांग्रेस की सिल्वी साहा के बीच है। कृष्णानगर उत्तर, जो नाडिया जिले में है, यहाँ से चुनाव लड़ा जा रहा है। टीएमसी के मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य दमदम उत्तर से चुनाव लड़ रही हैं। चित्र निर्माता राज चक्रवर्ती बारकपुर से टीएमसी टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। टीएमसी के वरिष्ठ नेता और मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक आबरा से चुनाव लड़ रहे हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के शेष 3 चरणों का चुनाव एक ही चरण में कराने की तृणमूल कांग्रेस की मांग खारिज कर दी है। आयोग ने पार्टी नेता डेरेक ओब्रायन को लिखे पत्र में कहा है कि छठे, 7वें और 8वें चरण की मतदान तिथियों को मिलाकर एक करने का सुझाव व्यावहारिक नहीं है। आयोग ने ये भी कहा कि उसने कोविड सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के विस्तृत दिशा निर्देश पहले ही जारी कर दिए हैं। आयोग ने कहा कि पश्चिम बंगाल में रैलियों और जनसभाओं पर शाम 7 बजे से सुबह 10 बजे तक रोक लगा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जलवायु पर विश्व नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा। श्री मोदी अवर कलेक्टिव स्प्रिंट 2030 सत्र में अपने विचार रखेंगे। प्रधानमंत्री को इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आमंत्रित किया था। सम्मेलन में विश्व के करीब 40 देशों के नेता भाग ले रहे हैं। सम्मेलन के दौरान विश्व नेता जलवायु परिवर्तन, जलवायु कार्यकलाप बढ़ाने, जलवायु शमन और अनुकूलन, प्रकृति आधारित समाधान, जलवायु सुरक्षा के साथ साथ स्वच्छ ऊर्जा के तकनीकी नवाचारों के लिए धन जुटाने पर विचार विमर्श करेंगे। देश में अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 के दौरान कृषि और संबद्ध वस्तुओं के निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में 18.49% वृद्धि हुई है। इस अवधि में गेहूं के निर्यात में 727% और चावल के निर्यात में 132% की वृद्धि दर्ज की गई। कुछ अन्य जिन्सों के निर्यात में भी महत्वपूर्ण और सकारात्मक वृद्धि हुई। इनमें सोया, मसाले, चीनी, कपास,
ताजी सब्जी, प्रसंस्कृत सब्जियां और अल्कोहल वाले पेय पदार्थ शामिल हैं। भारत ने इस दौरान विश्व खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में समरसता बनाए रखने के साथ ही महामारी के दौरान निर्यात भी जारी रखने पर ध्यान दिया। अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 के दौरान 2,70,000 करोड़ रुपए से अधिक की कृषि और संबद्ध वस्तुओं का निर्यात हुआ। इस अवधि में कृषि और संबद्ध वस्तुओं के आयात में 2.93% की मामूली वृद्धि देखी गई। मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में इस समय कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से चल रहा है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 12वें ओवर में बिना किसी नुकसान के 102 रन बना लिए हैं। चेन्नई में एक अन्य मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 9 विकेट से हरा दिया। ये इस सीजन में 3 हार के बाद हैदराबाद की पहली जीत है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने 19 ओवर और 4 गेंद में 120 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद ने 18 ओवर और 4 गेंद में 1 विकेट पर 121 रन बनाकर मैच जीत लिया। हैदराबाद के जॉनी बेयरस्टो को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने नाबाद 63 रन की पारी खेली। आज लोक सेवा दिवस है। जन सेवा में स्वयं को समर्पित करने के लिए लोक सेवाएं हर वर्ष ये दिवस मनाती हैं। ये दिन बदलते समय की चुनौतियों से निपटने और भविष्य की रणनीति तय करने का अद्भुत अवसर प्रदान करता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोक सेवा दिवस के अवसर पर अधिकारियों को बधाई दी है। एक ट्वीट में राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि हमारा अधिकारी तंत्र काफी मजबूत है और कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में हमारे अधिकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोक सेवा के अधिकारियों ने लोक सेवा के क्षेत्र में पेशेवर तरीके से उत्कृष्टता बढ़ाई है। श्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि 1947 में आज ही के दिन सरदार पटेल ने लोक सेवकों को भारत के स्टील फ्रेम की संज्ञा दी थी। उपराष्ट्रपति ने ऐसे अनेक लोक सेवकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जिन्होंने देश में सुशासन पर अमिट छाप छोड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सिविल सेवा अधिकारी देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए नागरिकों की सेवा तथा राष्ट्रीय प्रगति के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोक सेवा दिवस के अवसर पर राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने वाले और निरंतर कठिन परिश्रम करने वाले लोक सेवकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान लोक सेवकों ने पूर्ण समर्पण से प्रशंसनीय कार्य किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने भी लोक सेवा दिवस के अवसर पर लोक सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। रामनवमी आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा देश के 146 जिलों में कोरोना संक्रमण दर 15% से अधिक होना चिंता का प्रमुख कारण। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आश्वासन दिया कि केंद्र और राज्य सरकारें कोविड की स्थिति से निपटने और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए मिलकर काम कर रही हैं। स्वदेशी कोवैक्सीन को परीक्षण के तीसरे चरण में गंभीर कोविड मरीजों पर 100% प्रभावी पाया गया। कुल मिलाकर कोवैक्सीन 78% प्रभावी। महाराष्ट्र के नासिक में कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन के टैंक में रिसाव होने से 22 रोगियों की मौत। उत्तर प्रदेश और असम के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार ने भी 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को निःशुल्क कोविड वैक्सीन लगाने की घोषणा की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्य के लिए ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने के लिए केंद्र की सराहना की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 6ठे चरण में कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर कल जलवायु परिवर्तन पर आयोजित शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्ष 2020-2021 के दौरान भारत के कृषि और संबंधित उत्पादों के निर्यात में 18.49% की वृद्धि। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को हराया। मुंबई में कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई को सुपर किंग्स का मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।